डूअर्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के जो 27 नंबर को पेपर हुआ था, उसके तीसरे शिफ्ट में जो साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? तो जिन यौगिकों में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। ये सामान्यतः एल्केन्स होते हैं। इसमें सी डबल बॉन्ड या सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये सब नहीं होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं। इन है ENE ये डबल बॉन्ड, और YNE ये उसके लास्ट अक्षर में लिखा हो तो ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यानी ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन में है, इनके लास्ट में इन है, प्रोपीन, इन, आइन और ये भी प्रोपीन, तो ये तीनों जो हैं वो असंतृप्त हो गए, और जो ऑप्शन में एक बचा है पहला, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें रिजिड श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो जब कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उसमें कोई शाखा ब्रांच नहीं होती है, तो उन्हें रिजिड श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें सभी कार्बन जो है सीधे जुड़े हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसलिए ये रिजिड श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? जल, सिरका, नींबू का रस या दूध? तो अम्लीयता किसी पदार्थ की H+ आयन देने की क्षमता को अम्लीयता कहते हैं। इसको pH स्केल से नापा जाता है। जैसे कम pH यानी वो अधिक अम्लीयता दर्शाते हैं। तो जो जल है इसका pH वैल्यू 7 के लगभग होता है, तो यह तटस्थ यानी न्यूट्रल है। और जो दूसरा है ऑप्शन में सिरका, तो सिरका इसमें एसिटिक एसिड होता है और सिरका का pH वैल्यू 2 से 3 होता है, और ये अम्लीय है लेकिन बहुत अधिक नहीं। जो तीसरा है नींबू का रस, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इसका pH वैल्यू 2 के बराबर होता है, इससे कम भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक अम्लीय है। और जो दूध है इसका pH वैल्यू 6 से 6.5 होता है, यानी थोड़ा अम्लीय लेकिन बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस में गैस, इसका आंसर ये होगा गैस में गैस। यानी विसरण क्या होता है? जब कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः फैलना, इसी को विसरण कहते हैं। यह कणों की गति पर निर्भर करता है। तो कणों की गति का क्रम, यानी सबसे ज्यादा कणों का जो गति होता है वो गैस में होता है, उससे कम द्रव में, फिर उससे कम ठोस में, इसलिए विसरण की गति जो होगी गैस में सबसे तेज होती है। तो गैस के कण बहुत तेज गति से चलते हैं, उनके बीच दूरी अधिक होती है, इसलिए सबसे तेज विसरण जो होता है वो गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ था, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर P × T। यहाँ पे P जो है पावर, जिसको वाट में दिखाते हैं, और T यहाँ पे समय है, यानी ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि? तो बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। यह न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली को आगे की ओर बल मिलता है, उसी समय बंदूक पर पीछे की ओर बराबर बल लगता है, इसे प्रतिक्षेप कहते हैं। तो इसका आंसर यही है कि बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलयन शामिल है? तो ये गैल्वेनीकरण होता है, जैसे लोहा का ऑक्सीजन और नमी के साथ अपक्रिया करना, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, यही जंग कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण, इसमें लोहा इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। यह परत हवा और पानी को अंदर आने से रोकती है, खुद पहले ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए लोहे को जंग नहीं लगता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया किया जाता है, मतलब इसमें जिंक की परत उस पर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो इसमें तृतीय उपभोक्ता में जीवों की संख्या सबसे कम होती है। जैसे पोषी स्तर
क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों को उनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें उत्पादक जो है जैसे पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता में शीर्ष शिकारी। जैसे यहाँ पे ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, तो ये इसके नेक्स्ट में ये ग्रास हॉपर ये जो है घास पे निर्भर होता है। नेक्स्ट इसका जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये मेढक है। मेढक ग्रास हॉपर पे निर्भर होता है और जो स्नेक है ये फ्रॉग को कंज्यूम करता है और जो ये हॉक है ये स्नेक को कंज्यूम करता है। तो इसमें तृतीय उपभोक्ता होंगे क्योंकि ये सबसे जो भी कंज्यूमर जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। जैसे सबसे ज्यादा जो प्राइमरी कंज्यूमर में सबसे ज्यादा जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? तो उसको है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये एड्स को ही हिंदी में लिखा गया है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। तो इसी को यही एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी को हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगेगा W = Q × V, यानी कार्य इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। तो इसमें वैल्यू रख देंगे जब, तो W = 5 × 15, तो यानी 75 जूल ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ते के किनारों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? इसमें ब्रायोफिल्म होगा। ब्रायोफिल्म में प्रजनन कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे इनकी पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे पौधे यानी बड्स बनते हैं। ये बड्स जमीन पर गिरकर नए पौधे बना लेते हैं। जैसे ये पत्तियों के किनारे पे छोटे छोटे बड्स बने हैं, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लीफ के किनारों पर बेबी प्लांट होते हैं, इसी को ही ब्रायोफिल्म कहते हैं। और जो आम है ये तो बीज द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा तो जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? ये भी डायरेक्ट फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लेंस का आवर्धन निकालने के लिए m = v/u ये फार्मूला लगता है, जहाँ पे m = आवर्धन होता है, v जो है प्रतिबिंब दूरी और u जो है वस्तु की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। तो जल को जिस पात्र में हम रखेंगे तो वो उसी पात्र के उसी में अपना आकृति को बना लेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ठोस है, ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती हैं और द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है और जो आकृति होती है वो अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपना वो आकृति बना लेगा। और जो गैस है उसका आयतन अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो ये पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है गैस का। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आयतन नहीं होता, यह पूरे पात्र में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में ATP जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो है सूक्ष्माणुका, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ ATP बनती है। इसकी अंदर की झिल्ली में फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये फोल्ड्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे अधिक ATP बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि
जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, और जैसे हमारा सूत्र होता है W=mg, जहाँ पे भार इक्वल टू मास इंटू जी, जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और चंद्रमा पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी चंद्रमा पर जी बहुत कम होता है। अगर इसमें जी कम होगा तो ये भार भी कम हो जाएगा, W भी कम हो जाएगा, तो इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। इस वजह से चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से ये h की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये हम गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ ये डायरेक्ट फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, फार्मूला ही होता है। h ऊंचाई पर रखे पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो Pe इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जहाँ m जो है द्रव्यमान है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? तो इसका आंसर है कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, यानी कोशिका झिल्ली सेलेक्टिव प्रिएम्बल यानी चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, कुछ को रोकती है। जैसे छोटे अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका साइज छोटा होता है और नॉन पोलर नेचर के होते हैं, आसानी से लिपिड लेयर में घुस जाते हैं, बिना एनर्जी के डिफ्यूजन से अंदर बाहर जाते हैं। अब बड़े अणु जैसे प्रोटीन या स्टार्च, इनका साइज बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो मेम्ब्रेन के पोर्स से नहीं गुजर सकते और लिपिड लेयर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मंद होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है कि कंपन का आयाम छोटा होता है, यानी ध्वनि की तीव्रता जो है वह निर्भर करती है किस पे? आयाम पर। इसका मुख्य सिद्धांत यही है कि जो लाउडनेस है यानी तीव्रता जो है वो आयाम के समानुपाती होती है। जब हम लोग मेज पर जोर से मारते हैं तो कंपन बड़ा होता है, यानी आयाम बड़ा, तो इसलिए आवाज तेज सुनाई देती है। जब हल्का मंद आघात करते हैं तो कंपन छोटा होता है और आयाम छोटा है, इसलिए आवाज धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो HIV यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है। तो HIV क्या है? यह एक वायरस है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, इससे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV कैसे फैलता है? HIV केवल स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे रक्त से, वीर्य से, योनि द्रव या मां से बच्चे में। इसके जो मुख्य तरीके हैं फैलने के, जैसे पहला असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई से भी फैल सकता है और मां से शिशु में भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल फसल खेती की तुलना में अंतरा सस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार लाभदायक है? तो पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? एक ही खेत में दो या अधिक फसलें एक साथ उगाना, ये इंटरक्रॉपिंग होता है। जैसे गेहूं के साथ चना या मक्का, सोयाबीन एक साथ उगाना। तो और इससे बेनिफिट ये होता है कि पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, अलग अलग फसलें अलग न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और मिट्टी के जो है पोषक तत्व वो बेहतर होते हैं। और रोग और कीट का नियंत्रण होता है, इससे एक ही फसल होने पर रोग तेजी से फैलते हैं। अब इसमें अलग अलग फसल होने पर इनके रोग जो है फैलने के संभावनाएं कम हो जाती हैं और रिस्क कम होता है। अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या है? तो कार जो है विरामावस्था से शुरू होती है, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो u=0 है और त्वरण a=2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और समय t=5 सेकंड दिया हुआ है। तो हमें अंतिम वेग निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखेंगे v=u+at। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो v=10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर
प्रवाहित किया जाता है तो अवक्षेपित होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूने का पानी CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डाली जाती है तो यह रिएक्शन होता है CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 और CaCO3 बनता है और प्लस H2O पानी बनता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। यह सफेद रंग का ठोस होता है, इसलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसका क्या कार्य है? तो अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है, अपने राइबोसोम से होते हैं, इसलिए यह कुछ कार्य स्वयं कर सकता है। DNA क्या करता है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देता है DNA, और राइबोसोम से क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम्स। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है प्लस 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच दूरी कितनी होगी? तो दिया है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है प्लस में 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है जो है 40 सेंटीमीटर का। हमें निकालना है फोकस दूरी। फोकस के बीच दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी, तो मूल संबंध यही होता है कि फोकस दूरी F = R/2, जहाँ पे R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनका आधा। तो इसलिए F जो है प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तर दर्पण में फोकस और केंद्र मिरर के पीछे बनता है, इसलिए यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव होता है।